नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। कल मोदी जी का जो भाषण हुआ न्यू दिल्ली में आफ्टर द बिग विक्ट्री इन बिहार, वो देखते हुए हम कह सकते हैं कि मोदी जी बहुत ही खुश थे। लेकिन देखिए, जिस दिन विक्ट्री आई है उसी दिन से उनका प्लान शुरू हो गया। अपने भाषण में बोलते बोलते उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि गंगा जी बिहार से होते होते वेस्ट बंगाल की ओर जाती है। तो एक संकेत दिया है फिर से कार्यकर्ताओं को कि अभी से आपको तैयारी शुरू करनी है, भले ही इलेक्शन वेस्ट बंगाल में अगले साल है। तो आइए आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी के भाषण में से क्या क्या संदेश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला है उसके बारे में। और हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि देवेंद्र कुमार सर, जो भारत की बात हमेशा करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद वर्षा दी। जय हिंद, वंदे मातरम। यस, वंदे मातरम। सर, आपने भी भाषण सुना होगा प्रधानमंत्री जी का, और वो भाषण सुनते हुए बहुत सारे जो प्रश्न थे हमारे मन में, वो आपके साथ हम डिस्कस करना चाहते हैं। जी सर, पहले तो उन्होंने कहा कि ये सुशासन की जीत है। बिल्कुल। इसमें देखिए, जहां तक सुशासन का प्रश्न है, तो सुशासन के लिए हमें दो शासनों की तुलना करनी रहती। एक लालू प्रसाद यादव का शासन था, जहां बच्चियां छोड़िए, पुरुष तक शाम को बाहर निकलने से पहले सोचते। अगर किसी महिला का पति नौकरी गया है, तो जब तक वो घर पे नहीं आ जाता, वो उस महिला के मन में डर रहता था कि क्या मेरे पति को कुछ हो तो नहीं होगा। मतलब ऐसी अमंगल कल्पनाएं उस समय होती थी। तो किसी भी नागरिक के लिए और किसी भी देश के लिए निर्भयता, लॉ एंड ऑर्डर, ये बहुत मायने करता है कि उनका किसी भी राष्ट्र के लिए उसका नागरिक वो निर्भय होना चाहिए। और वो अगर घर से बाहर निकलता है तो उसको डर नहीं होना चाहिए कि मैं जा रहा हूं तो वापस घर पे आऊंगा या नहीं आऊंगा। राइट। तो ये जो डर बना हुआ था, जिसे प्रधानमंत्री ने बार बार दोहराया था, आपको जंगल राज चाहिए। जंगल बिल्कुल ऐसा ही होता है कि छोटा सा बच्चा अगर घर से बाहर निकला तो वो वापस आएगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। जबकि अगर एनडीए का शासन देखिए, बीच में थोड़ा सा जब तेजस्वी आए थे तो कुछ ऐसी बातें आनी शुरू हो गई थी। फिर वापस से नीतीश जी को लगा कि ये गलत जा रहे हैं और बिहार को वापस जंगल राज में ले जाने की और ये रास्ता खोल रहे हैं, तो नीतीश जी वापस आए। तो ये स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, तो इसमें महिलाएं सुरक्षित हैं। बिहार का प्रत्येक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस अनुभव करता है। रोजगारी के अवसर मिल रहे हैं। महिलाओं के लिए एक से ज्यादा योजनाएं चल रही हैं। और अगर ये रिसर्च अगर कोई करे और सामने आए कि इस सुशासन के दौरान बिहार से जो पलायन होता था, खासकर रोजगारी के लिए लोग बिहार छोड़कर जाते थे, अन्य राज्यों में चले जाते थे, तो उसमें कितनी गिरावट आई। मैं मानता हूं कि बिल्कुल इसमें भी गिरावट आई। लोगों को वहां पर ही अपने ही राज्य में रोजगारी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। वो निर्भय होकर घर से बाहर निकल रहे हैं। रात को निकलना अब डर का माहौल नहीं। रात को निर्भय होकर निकल सकते हैं। महिलाओं को कोई चिंता नहीं होती कि बेटा या पति या पिता अगर बाहर गए तो उनको चिंता नहीं होती कि वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी वो चिंता नहीं होती। वो अभी आश्वस्त हैं कि वो वापस ही आएंगे, सलामत आएंगे, सुरक्षित आएंगे। तो ये बिल्कुल सुरक्षा, ये सुशासन है। दूसरा, कोई स्कैम नहीं है। अब कांग्रेस और स्कैम, आरजेडी और स्कैम, ये गाय माता का चारा खा जाने वाले लोग ऐसे ऐसे स्कैम किए। आपको नौकरी चाहिए, जमीन दे दो। तो इससे भी बिहार निकलकर बाहर आया है। स्कैम नहीं दिख रहा है, भ्रष्टाचार के ऐसे कोई आरोप नहीं है। तो ये इससे अगर सुशासन नहीं कहेंगे तो सुशासन किससे कहेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया है कि बिहार ने अब
अपना ये मेरा शब्द है कि अंगद कदम रख दिया है कि अब सुशासन की ओर ही जाना है, जंगल राज की ओर नहीं जाना है। और ये बिल्कुल आप देखिए तो सीटें देकर ही दिखा दिया है। कांग्रेस का आंकड़ा जो मिला है वो 6 है, इससे ज्यादा तो किसी गाड़ी में लोग आ जाते हैं। यस सर राहुल जी आप ने जहां पर तालाब में छलांग लगाई थी वो 30,000 से, वो सीट 30,000 से ज्यादा वोट से कांग्रेस हार गई, मतलब वहां पर भी कांग्रेस को डुबो दिया। तेजस्वी ने करीब करीब 170 से ज्यादा सभाएं की थी, 200 से ज्यादा सीट कवर की थी उन्होंने, हम्म और लेकिन आ गए 30 के नीचे। यस तो बिहार की जनता का, बिहार के मतदाताओं का जो निर्णय है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको एनडीए का सुशासन चाहिए। कांग्रेस का ना, प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कॉइन किया था, जिन्ना मुस्लिम वाली मुस्लिम लीग बनेगी ये कांग्रेस, उनको ना जिन्ना की मुस्लिम लीग वाली कांग्रेस चाहिए, ना ही जंगल राज वाली आरजेडी चाहिए। ये बिहार के मतदाताओं ने अपना निर्णय स्पष्ट, और ये बिल्कुल उन्होंने मैं अगर ये कहूं कि ये एकदम स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर डिसीजन बिहार के मतदाताओं ने ले लिया है कि हमें ये नहीं चाहिए। सर जैसे कि आपने बताया, नो डाउट सुशासन की बात कर रहे थे सभी लोग। ये तो चुनाव के प्रचार में हमेशा हुई बात, जंगल राज आएगा अगर आपने उनको चुना तो। वो मुझे शोले का डायलॉग याद आता है सर, गब्बर सिंह वाला बच्चा जब सोता है तो माँ बोलती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वैसा वाला काम ये जो है चुनाव के दौरान हुआ। दूसरी बात ये भी कही सर कल प्रधानमंत्री जी ने कि जो फैमिली, जो परिवार जमानत पर बाहर है उनको जनता ने नकारा। तो बिल्कुल सही बात आपने कही, वो भ्रष्टाचार से जो स्कैंडल्स से जुड़े हुए थे परिवार, उनको भी जनता ने नकारा है। दूसरी बात और महत्वपूर्ण जो कही प्रधानमंत्री जी ने कल, वो ये कि कांग्रेस अब विभाजन की तगार पर खड़ी है, ऐसा मतलब फिर से एक विभाजन कांग्रेस में हो सकता है, ये भी कहा प्रधानमंत्री जी ने। ये प्रधानमंत्री जी का जो आकलन है उसको काफी हद तक हमें ये देखना है कि ये प्रधानमंत्री जी ने जो आकलन किया है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में अगर हम देखते हैं तो भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा अगर किसी को राजनीति की समझ है तो वो दूर दूर तक, क्षितिज तक कोई दिखाई नहीं देता जितनी उनकी समझ है। यस तो अगर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि कांग्रेस विभाजन की कगार पर है, तो मैं मानता हूं इसमें बिल्कुल से तथ्य हैं। अगर हम पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कांग्रेस का रवैया रहा, कांग्रेस की जो भूमिका रही, यस तो उसको देखकर, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो राष्ट्रहित को प्रथम रखने वाले जो नेता हैं, जिनके लिए कांग्रेस जिस परिवार से चलती है, जिस परिवार के आगे नतमस्तक हो जाती हैं, ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी, वो ऐसे नेता हैं जो परिवार को नहीं परंतु राष्ट्र को प्रथम रखकर देखने वाले जो कुछ नेता हैं। हालांकि वो मुट्ठी भर है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है, आप चाहें वो शशि थरूर ले लीजिए या और भी कुछ नेता हैं, उसके बाद शशि थरूर ने तो फिर काफी बातें कही। फिर जो डेलीगेशन विदेश में गया उसमें शशि थरूर को क्यों लिया, ये प्रश्न कांग्रेस के ही नेताओं ने उठाया। हमने ये नाम दिए थे, आपने ये क्यों लिए? राइट। और कांग्रेस ने जो नाम दिए थे उनकी क्या भूमिका रहती है वो पूरा देश जानता था। तो ये तो स्वाभाविक है कि अगर भारत का पक्ष रखना है विदेश में जाकर, तो जिनको भारत के प्रति प्रेम है, लगाव है, जिनकी सोच में भारत प्रथम है, ना कि जाति, ना कि पंथ, ना कि धर्म, yes. तो ऐसे ही लोग स्वाभाविक रूप से जाएंगे। राइट। तो वो लोग जो वहां से जाकर आए, उनकी जो बातें हैं वो राष्ट्र प्रथम को दिखाती हैं, और ऐसे लोग अब कांग्रेस में बढ़ते जा रहे हैं कि वो मानते हैं कि अब कांग्रेस को इस परिवार के इर्द गिर्द घूमने से बाहर आना चाहिए। भारत के लोग इस परिवार को नकार चुके हैं,
तो हमें अपनी भी एक आइडेंटिटी सामने लाकर रखनी पड़ेगी। वो कांग्रेस वो चाहते हैं जो रखी जाए, जो लोकमान्य तिलक की कांग्रेस थी, जो लाल बाल पाल जो थे उनकी जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस को सामने रखना चाहिए। तुष्टीकरण वाली जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस से अब कांग्रेस को बाहर निकलना चाहिए। ऐसा जो नेता कांग्रेस में मानते हैं, वो वर्ग अब कांग्रेस में बढ़ रहा है और आगे जाकर हो सकता है वही वर्ग कांग्रेस से अलग हो जाएगा। हमें याद ये इतिहास में ये दर्ज है, एक बार कांग्रेस बटी है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस आई, यानी कांग्रेस इंदिरा। तो वर्तमान में जो है वो कांग्रेस इंदिरा ही है, ऐसा हमको, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो राष्ट्र प्रथम इस बात को मानने वाले, भारत का हित ही प्रथम होना चाहिए, ना कि गांधी नेहरू परिवार का, ना कि कांग्रेस का एज अ पार्टी। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता अभी कांग्रेस में बढ़ रहे हैं और ऐसे लोग आगे जाकर हो सकता है कि कांग्रेस का विभाजन कर दे। और ये ज्यादातर मुझे लगता है कि 2029 आते आते ये हो जाएगा। राइट सर। और एक बात सर, कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने ट्वीट किया है सर। तो उसमें वो लिखते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो शुरू रहेगी। मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या ट्वीट किया है, वो तो है ही नहीं भारत में, पता नहीं कहाँ पर है। तो वो कहते हैं अपने ट्वीट में कि द रिजल्ट इन बिहार इज ट्रूली सरप्राइजिंग। We could not achieve victory in an election that was not fair from the very beginning। मतलब वही जो बात कहते हैं वो, द फाइट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। आगे बहुत बोलते हैं कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वोट चोरी नहीं लिखा होगा। नहीं, वोट चोरी नहीं लिखा है सर। तो आपको लगता है सर ये जो जनता ने मैंडेट दिया है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे राहुल गांधी, और फिर से वही बात रिपीट कर रहे? घमंड भी नहीं टूटा है सर उनका, ऐसा लगता है उनको। मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने कल अपने परनाना जो थे उनको उनके जन्मदिन पर ये एश्योरेंस दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, आपने बापू की बात नहीं मानी थी, मैं बिल्कुल वो करके दिखा दूंगा। यस। कांग्रेस का विसर्जन तो होना ही चाहिए और मुझे अब राहुल गांधी पर पूरा विश्वास है और वो मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो मुझे निराश नहीं करेंगे। आने वाले समय में वो कांग्रेस का विसर्जन करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि अभी भी इतने, उनको ये समझना चाहिए राहुल गांधी वो विपक्ष के नेता है पार्लियामेंट। वो अगर डेमोक्रेसी बचाने की बात करते हैं तो जो डेमोक्रेसी को का सबसे बड़ा पिलर है उसके ऊपर आघात नहीं करना चाहिए उनको। वो चुनाव का आयोग पे आघात करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन पर आघात करते हैं। और अब भी अगर वो नहीं जान पा रहे हैं कि बिहार के लोगों ने उनको नकार दिया है, उनकी सारी की सारी बातें वो बिहार के लोगों ने नकार दिया है, 10% स्ट्राइक रेट पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं आपको एक बताता हूं कैसा है। राहुल गांधी ने कुल मिलाकर करीब करीब 15 सभाएं की थी, 51 सीट कवर की थी उन्होंने, 6 पर आकर रुक गए। यानी वो पूरे चुनाव के दौरान यही बात लेकर चल रहे थे, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। और ये वोट चोरी करते करते बिहार के मतदाताओं ने पूरी कांग्रेस चोरी कर ली। यस। अब तो उनको ये, उनकी सच में उनके आसपास में जो उनके राजकीय एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं, उनको निकाल कर फेंक देना चाहिए। वो राहुल गांधी को बिल्कुल सत्ता से विमुख रखने का ही कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी को किस प्रकार से पूरे देश में मजाक का पात्र बनाया जाए, ऐसा ही कार्य, ऐसी ही एडवाइस उनके पॉलिटिकल एडवाइजर उनको देते हैं। राइट। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी हारे, कांग्रेस हारे, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हारे, ताकि आगे जाकर राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाए। उनके पॉलिटिकल एडवाइजर ये चाहते हैं कि कांग्रेस ना जीते। और yes. अब तो राहुल गांधी करीब करीब वो 95 चुनाव हार चुके हैं अब तक।
100 कर देंगे सर, 100 के बाद। और मैं बिल्कुल 2029 आने से पहले वो 100 कर देंगे, राइट। वो सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाएंगे ही। और मैं दोबारा से मैं इस बात पे आश्वस्त हूं, वो मुझे निराश नहीं करेंगे, ये मैं मानता हूं। यस सर, दूसरी एक क्योंकि बात, राहुल गांधी से ज्यादा विश्वास अब मुझे उनके पॉलिटिकल एडवाइजर्स पे है दे आर ऑल्सो कि नॉन वो परफॉर्मिंग। राहुल गांधी को जीतने ही नहीं देंगे। वो कांग्रेस को हराने के लिए ही वहां पर बैठे हैं और वो कांग्रेस को हराएंगे। जो मतदाताओं के मुद्दे हैं उनकी बात न करके, जिससे मतदाताओं को कोई लेना देना ही नहीं है, उस बात को अगर वो पकड़ रहे हैं तो राहुल गांधी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस के जैसे प्रधानमंत्री ने जो भविष्यवाणी की है, तो हो सकता है, मैं तो ऐसा भी मानता हूं कि अभी वर्तमान में आप अभी भी देखिएगा, आप एक्स पर जाइए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के एक्स हैंडल्स देखिए। कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी के पोस्ट को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, वहां पर वो कमेंट भी करेंगे, वो वाहवाही भी करेंगे। वो कुछ जो नेता है वो प्रियंका गांधी के एक्स हैंडल पर नहीं दिखते। हम्म। कुछ ऐसे नेता हैं जो प्रियंका गांधी के एक्स हैंडल्स पर दिखते हैं, वो राहुल गांधी के एक्स हैंडल्स पर नहीं दिखते। तो कांग्रेस में अब वर्तमान में, जैसे मैंने एक धड़ा बताया था कि वो नेशनलिस्ट कांग्रेसियों का बढ़ रहा है, जिनके लिए भारत और राष्ट्र प्रथम की भावना अभी बढ़ रही है। एक और धड़ा जो बढ़ रहा है वो ये है, वो मानते हैं कि राहुल गांधी की नेतागिरी अब टोटल फेल है, अब प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए, ऐसा मानने वाला भी एक धड़ा बन रहा है। हो सकता है कि ये राष्ट्रवादी जो कांग्रेसी बढ़ रहे हैं, उनसे पहले ये प्रियंका गांधीवादी जो कांग्रेसी बढ़ रहे हैं, वही कांग्रेस में बंटवारा कर दे। तो सर ये दूसरी भी बात, एक संभावना तो अभी है ही। है, यस। सर दूसरी बात, सर ये राहुल गांधी जेन जी की बात करते हैं सर, हमारे जो जेन जी नहीं बोल सकते, लेकिन जेन एन बोल सकते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, इन दोनों ने, अगर इनकी एज देखी जाए सर, तो 70+ है दोनों। दोनों ये 150 ईयर्स वालों ने टोटल ये जो है और राहुल जैन जी ने इनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया। यानी यस। भारत का जैन जी जो है, वो भारत का ये जो जैन एन आपने जो बताया, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, बिहार की बात करें, और भारत में नरेंद्र मोदी, इस जैन एन को भारत की जैन जी ने स्वीकार कर लिया है। और उन्होंने भारत के अंदर जो जैन जी को उकसाने का प्रयास करने वाली जैन आर, जैन राहुल गांधी, जैन सी यानी कांग्रेस, इनको नकार दिया। यस सर। और एक बात कल से कॉइन की जा रही है, मुझे लगता है कि इस भ्रम को भी तोड़ना चाहिए। कल से कुछ लोग ये बोल रहे हैं बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं कि महिलाओं ने 10,000 आ गए तो भाजपा को वोट दिया। ऐसा नहीं है, भारत की महिलाएं लालची नहीं है। ये अशोक गहलोत ने ही बोला है ऐसा कुछ। हाँ, वो उनके लिए भारत क्या है वो पूरा भारत जानता है। यस। वो कांग्रेस के गांधी परिवार के वफादार हैं, उनके लिए भारत मतलब कांग्रेस है, भारत मतलब राहुल गांधी है, भारत मतलब गांधी फैमिली। लेकिन खास करके बिहार की महिलाओं के लिए छठ माता का जो अपमान किया गया, बिहार की महिलाओं के लिए और पूरे बिहार के लिए, छठ माता में श्रद्धा उनके लिए सर्वोपरि है। वो भारत माता से, भारत माता के बिल्कुल समांतर चल रही है छठ माता, और भारत माता का सम्मान उनके लिए, उन छठ माता का अपमान किया गया। यस। और महिलाओं ने छठ माता के अपमान करने वालों को नकार दिया कि मुझे, हम लोगों को भारत बिहार में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो छठ माता का अपमान करें। और सर दूसरी बात, आज के पेपर में सर ये आया है, नमो की साथ साथ अभी नीमो बोला है उन्होंने, नीमो का उन्होंने बोला है, नी इज नीतीश कुमार जी और मो मतलब मोदी, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन कुछ आया है लिख कर। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे भारत में नीमो है, और वो जो नीमो फैक्टर इन लोगों ने बताया, एन फॉर नेशनलिस्ट अप्रोच, ओके, आई फॉर इंटीग्रिटी, यस, एम फॉर मॉडर्नाइजेशन, मॉडिफिकेशन,
ओके, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। राइट, यस, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ये अप्रोच है, मतलब उनका अप्रोच है भारत प्रथम, नेशनलिस्ट अप्रोच। यस, वो देश की इंटीग्रिटी की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, एकत्व की बात करते हैं, जातिवाद के विरुद्ध की बात करते हैं। वो उनके लिए देश का हित ही पहले, इंटीग्रिटी की बात करते हैं। वो देश में मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, यस, सेना को जिस प्रकार से मॉडर्नाइज किया जा रहा है। इस आई में आप इंडिजीनियस भी ले लीजिए, भारतीय तात्विक की बात करते हैं, वो भारत में मेक इन इंडिया की अगर बात करें तो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। उन्होंने हर एक चीज को मॉडिफाई किया है, और वो जो अंग्रेजियत से भरी पड़ी थी उसको भारतीयत्व से मॉडिफाई कर किया है उन्होंने, जो हमारा होना चाहिए। मतलब स्वाधीन तो भारत हो गया था, अपना तंत्र जो बनाना था, स्वतंत्र हमें जो होना था, वो मॉडिफिकेशन करना था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करें तो वो पूरे भारत को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं कि हम, हमारे लिए भारत पहले है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, देश बने रहना चाहिए। यस, तो प्रधानमंत्री इस पूरे देश को राष्ट्र प्रथम को लेकर ऑर्गेनाइज करने की बात, राइट, तो ये नीमो इम्पैक्ट है, ये नीमो फैक्टर है जिसने 2014 से ही काम करना शुरू किया। अब नीतीश जी तो ये एक आप कहिए कि ये तो संयोग ही हो गया कि नीतीश जी का एनआई अब जुड़ गया, बाकी ये 2014 से भारत इसी फैक्टर से प्रभावित है। यस, और यही है। यस। सो सर, हम अंत में सर यही कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का कल का जो भाषण है वो सिर्फ कार्यकर्ताओं को संबोधन नहीं था, पूरे राष्ट्रवादी लोगों के लिए भी एक तरह से वो मैसेज था। और ये भी बता सकते हैं हम लोग दर्शकों को कि उनका विजन भी उसमें से झलकता है, उनका एम भी उसमें से झलकता है। सर, फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और प्रधानमंत्री के भाषण के ऊपर आपने हमारे साथ चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि आज का हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सर धन्यवाद सर, वंस अगेन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। यस।